मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मैथ का यह फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, वास्तविक संख्या यानी इसमें संख्या लगी है। पहले हम लोग संख्या पे चर्चा करते हैं। इससे पहले कुछ मूल बात देखते हैं, जैसे सम संख्या। आप लोग इससे परिचित होंगे। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य संख्या को ही सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए, अगर हम 6 को 2 से भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6, यानी यह संख्या सम है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग में कट जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 14 को दे 2 से तो 7 मरतबे कट जा रही है। 200 को दे तो 2 से तो 100 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती है वह सम संख्या कहलाते हैं। अब इसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग में न कटे, 2 से न विभाज्य। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये क्या है? ये विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? विषम संख्या है। जैसे अगर हम 7 को 2 से भाग दें तो 2 तिहाई 6, एक शेष बच जा रही है, यानी ये पूरे पूरे नहीं कटा, इसलिए 7 विषम संख्या है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, भाज्य संख्या। हमें उम्मीद है आप लोग को ये पहले से आती होगी। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 1 से, स्वयं कैसे लिखाता है? स्वयं सेल्फ लिखते हैं। 1 से, अपने से और किसी अन्य से, अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 14 का गुणनखंड कीजिए। देखिए, 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 14 से भी विभाज्य है। यानी ये सभी के पहाड़ा में 14 आता है और सभी के पहाड़ा से 14 पूरी पूरी कट जाती है, इसलिए 14 भाज्य संख्या है। यानी वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और अन्य संख्या से पूरी पूरी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या। यह बिल्कुल इसका उल्टा होगा। अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 1 से और स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 7 को आप 1 से काट सकते हैं और 7 के पहाड़ा से एक बार में काट सकते हैं। इसके अलावा यह किसी से नहीं कटता है। और देखिए 19 को आप 1 से काट सकते हैं और डायरेक्ट 19 से काट सकते हैं, और इसके अलावा किसी से नहीं काट सकते हैं। अब कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है उसको कैसे निकाले? तो देखिए, जैसे हम लिखे 21। अब 21 भाज्य है या अभाज्य है? यानी वह 1 से कटेगा, यानी वह 1 से स्वयं के अलावा किसी और से भी कटेंगे या नहीं कटेंगे, इसे देखते हैं। तो 21 1 से भी कटेंगे,
3 से भी कटेंगे, 7 या 21 7 से भी कटेंगे, 21 से कम 21 21 से भी कटेंगे। और देखिए 18 1 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 2 नाम 18, 3 से भी कटेंगे, 3 छक 18, 9 से भी कटेंगे, 9 दूनी 18, 6 से भी कटेंगे, 6 तिहाई 18, और 18 से ही कटेंगे, 18 एकम 18। और देखिए तो ये है आपका भाज्य संख्या। अब देखिए 13 1 से कटेंगे और डायरेक्ट 13 से कटेंगे। और देखिए 17 1 से कटेंगे या डायरेक्ट 17 से कटेंगे। इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से नहीं कट सकते हैं। यानी वो संख्या अगर अभाज्य है तो उसका गुणनखंड की संख्या 2 होंगे। एक वही जो संख्या है सो और एक, तो उसकी गुणनखंड की संख्या 2 हुई। लेकिन अगर वह संख्या ये दोनों क्या है, अभाज्य है, अभाज्य। लेकिन वह कोई संख्या भाज्य है तो उसकी गुणनखंड 2 से अधिक होगा। जैसे 21 में देखिए 4 है और 18 में देखिए 2 4 6 है। यानी जो संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होगा मतलब वह भाज्य है, और 2 से कम 2 हुआ डायरेक्ट तो अभाज्य है। आगे बढ़े, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब आपका एक टास्क है 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है उसको खोजना है। अभाज्य को देखिए, अभाज्य संख्या खोजना है 1 से 100 तक। जैसे 2 3 5 7 11 17 19 23, ये क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ये किसी भी संख्या से अपने एक और वो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। आप लोग भाग लगा के इसे देख सकते हैं। तो आपको निकालना है 1 से 100 तक, और इसको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई अभाज्य संख्या, और जो पूरे पूरे कट जाए वह भाज्य संख्या। अब क्वेश्चन ये बनता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। चलिए हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो आप लोग समझ गए होंगे 2 ये होगा। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। आइए पहले हम बात करते हैं 1 को। तो 1 को देखिए डायरेक्ट 1 से कटेगा, तो इसका न 2 से अधिक गुणनखंड है न 2 गुणनखंड है। इसको भाज्य कहेंगे कि अभाज्य कहेंगे, इसलिए 1 को न भाज्य कहेंगे न अभाज्य कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। एक ऐसी संख्या है वो न भाज्य है न अभाज्य है। हम यहाँ पे क्या बताए हैं, अगर वो संख्या भाज्य होगी तो उसकी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, लेकिन वह संख्या अगर अभाज्य है तो केवल 2 गुणनखंड होंगे। लेकिन 1 को देखिए केवल 1 से कटते हैं, यानी 1 के गुणनखंड है, न इसमें लागू हो रहा है न इसमें लागू हो रहा है, इसलिए न ये भाज्य है न अभाज्य है। इसलिए 1 को न भाज्य में रखेंगे न अभाज्य में रखेंगे। अब देखिए आगे 2 को, 2 के गुणनखंड 1 से कटेगा और अपने 2 से कटेगा। इसका कितने गुणनखंड हुए, 2 हुए कि नहीं, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो, लेकिन 2 अभाज्य संख्या होने के बाद भी वह सम संख्या है। 2 सम संख्या है कि नहीं। वैसी संख्या जो एक और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो तो 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये अपवाद में है। वह एक ऐसी संख्या का नाम बताए जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो वो संख्या है 2। बाकी जितना भी संख्या है इसमें देख लीजिए वो सब विषम है कि नहीं है। वह 2 से कोई विभाजित होने वाला है 2 के अलावा नहीं ना है, तो यह सब विषम है। लेकिन इसमें सबसे छांटल में आ गया है 2। अब देखिए 3 का भी गुणनखंड होगा 1 और 3, तो ये भी होंगे अभाज्य संख्या जो हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं। अब देखिए 4 का गुणनखंड होंगे 1 वो अपने से कटेगा
एक वह 2 से कटेगा, एक वह 4 से कटेगा। इसका गुणनखंड कितने हुए? 2 से अधिक हुआ कि नहीं? 3। इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो हम आपको लिख के दे रहे हैं और ऑप्शन भी देंगे, आपको सोचना है कि यह कौन सही होगा। चलिए क्वेश्चन है सो हम लिख रहे हैं इस पे। सबसे एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणन फल होगा। ए 10, बी 8, सी 12, डी 6। अब बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 या 2 बोल दिए 4 और अभाज्य संख्या 2। ऐसे दोनों को गुना करेंगे 4 दूनी 8, इसलिए बी नंबर आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह 4 गो ऑप्शन रहता है, आप लोग जानते ही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे पेज में देखते हैं। अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग जानते होइएगा, वैसे संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे केवल P/Q आज तक सब लोग यही रटते आए, ऐसा नहीं, हम इसे A/B भी बोल सकते हैं। तो आज तक सब लोग यही पढ़ते आ रहे हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q किसके बराबर न हो, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर 4 है नीचे 5 है तो ये परिमेय है, लेकिन ऊपर 5 है नीचे 0 है, तो नीचे 0 है तो यह इसको भी क्या कर देगा, अपरिभाषित कर देगा। तो इसका मान परिमेय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यह कोई संख्या नहीं है, यह एक साइन है, इसलिए यह परिमेय नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? किसी भी संख्या के बट्टा में 0 है तो उस संख्या को वो अपरिभाषित कर देते हैं, यानी अनंत, और उसका कोई अंत नहीं, तो वो साइन में बदल जाते हैं इस तरह, अनंत के, इन्फिनाइट। इसलिए यह कोई भी साइन परिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए यह किसी भी संख्या के नीचे 0 होगा तो वह संख्या परिमेय नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, जैसे आप लोग पाई जानते होइएगा, पाई को हम परिमेय बोलेंगे या अपरिमेय? आप देख सकते हैं पाई संख्या नहीं है, यहाँ पे संख्या नहीं आया, इसलिए हम क्या लिखे हैं, परिमेय नहीं। इसको मतलब काट दिए है, यानी परिमेय नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय। ठीक उसी प्रकार पाई भी कोई संख्या है नहीं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पाई है, पाई 1 है, ऑप्शन नंबर ए परिमेय, बी अपरिमेय, सी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से सभी। तो आपको क्या मानना है, अपरिमेय। बी नंबर
सही जवाब कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़े तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब देखिए अपरिमेय, अपरिमेय वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को क्या कहेंगे, अपरिमेय। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वह सभी संख्या अपरिमेय कहलाएंगे। जैसे √5, इसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, √5 अपरिमेय हैं। लेकिन √4 यह परिमेय है, क्योंकि अगर √4 को हम तोड़ते हैं तो यह 2 का स्क्वायर है और इसके बट्टा में 1 लग सकता है, इसलिए यह क्या है, परिमेय है। यह क्या है, परिमेय। लेकिन √5 क्या हो गया, अपरिमेय। आगे बढ़े, धुंधला दिख रहा है, 1 मिनट। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक अलग तरीका से समझे तो हम सम संख्या से शुरू किए थे। एक संख्या होती है जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको भी समझिए, प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या जो प्राकृतिक में मौजूद हो उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या जो प्राकृतिक में मौजूद हो उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हम कहे कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो माना कि आप कहे 400 विद्यार्थी है, तो यह संख्या जो है प्राकृतिक में मौजूद है। लेकिन कोई ये कहेगा कि 0 विद्यार्थी है, क्योंकि यह संख्या प्राकृतिक में मौजूद नहीं है। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन होगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए, जूमिंग अपने से हो रहा था। अब देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से नहीं, 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, डायरेक्ट अनंत तक। इस संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब यह संख्या पूर्ण है, क्योंकि 0 भी एक संख्या है। यह संख्या पूर्ण नहीं हुई। अगर वह संख्या प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर दें, 0 को जोड़ दें, तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम चैप्टर को भी शुरुआत करेंगे और इसको एक बार देखेंगे कि इस तरह इस सबका आपसी संबंध है, और फर्स्ट चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।